सभी को एक बार फिर हाथ जोड़ के नमस्कार। क्योंकि आप सब लोग प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग सीखने आए हैं। अभी तक आप या पूरा देश केमिकल फार्मिंग कर रहा है, रासायनिक खेती, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। और पिछले 70 सालों से ये प्रारंभ हुआ था। 70 सालों के बाद देश को केवल एक अचीवमेंट मिला है कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है, फल की कमी नहीं है, सब्जियों की कोई कमी, यानी देश में खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। ये अचीवमेंट है। लेकिन हमारी ज़मीन बंजर हो रही है, हमारी ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, मेरे देश के जंगल ख़त्म हो रहे हैं, मेरे देश की ज़मीनों के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, किसान कर्ज में फंस गया है, खेती की उपज जो खा रहा है वो बीमार होकर अस्पताल में जा रहा है, और आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। इसलिए कुछ बुद्धिजीवियों ने आज के 25 साल पहले विचार किया कि केमिकल फार्मिंग को बंद किया जाए और जैविक खेती शुरू की जाए। लेकिन इस 70 सालों में जिन लोगों ने किसान के साथ फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का, बोरिंग का, कृषि यंत्रों का धंधा शुरू कर रखा है, हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री डाल रखी है, उनकी एक लॉबी है जो ये नहीं चाहती कि देश का किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश का किसान प्राकृतिक खेती को समझ गया, सीख गया, तो हमारे अपने इस कारोबार का क्या होगा। तो ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ लोगों को तैयार किया और ये कहा कि तुम ये बोलो, नीतियों से और आम जनमानस के बीच में एक आवाज़ पहुंचाओ कि अगर प्राकृतिक खेती किसान ने की तो 1950-60 के दशक में जिस प्रकार देश भूखों मरता था वैसे फिर भूखों मरने लगेगा। अब ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि ठीक 250 साल पहले 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी। तब दुनिया में कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, खाद के कारखाने नहीं थे, पेस्टिसाइड के कारखाने नहीं थे, गांव में कोई ट्रैक्टर नहीं था, गांव में कोई बोरिंग नहीं थी। यानी हम वर्षा आधारित खेती करते थे और मैं दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश माना जाता था। हमारे यहाँ का खाद्यान्न विदेशों में जाता था और सोने चांदी के सिक्के आते थे, तभी गाना गाया जाता था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। ये 1960 के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला, उसके बाद एक उद्देश्य तो था खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, एक उद्देश्य और भी था, किसानों को कंगाल बनाना। तो मैंने जैसा बताया कि आप यानी देश का किसान, हमारे देश की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का मालिक किसान कर्ज में है। और एग्रीकल्चर आधारित जो अदर इंडस्ट्री हैं, जैसे चीनी इंडस्ट्री, दारू इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री, काटन इंडस्ट्री, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सब किसानों पर ही तो चल रही हैं।
सब फायदे में हैं, लेकिन इंडस्ट्री का जो मूल मालिक है, जो कच्चा मटेरियल सप्लाई करता, बस वो केवल घाटे में है। तो हमें प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है क्योंकि हमें अपने भविष्य बचाना है, अपनी जान बचानी है। अब यहां देखना, फिर यहां बड़े प्रेम से एक साजिश रची गई। क्या? किसान भाइयों, अगर आप प्राकृतिक खेती करोगे तो आपको मालूम है आपका बाजार में प्राकृतिक खेती की उपज का जो मूल्य है वो 2 गुना ज़्यादा है। ये बड़े मीठा, बहुत मीठा बाण है। आपके दिमाग को डाइवर्ट किया गया कि अगर आप प्राकृतिक गेहूं उगाओगे तो 50 रुपया किलो बिकेगा। तो किसी किसान ने ऐसा किया और कहने वाले को पता था कि 50 रुपये क्या, तुम्हारा जितने का बिकता उतने का ही बिकेगा। अब यहाँ से मारा गया किसान, उसको लालच दिया गया उपज का दाम 2 गुना मिलेगा। अब जब नहीं मिला तो उसने फिर केमिकल फार्मिंग अडॉप्ट कर ली। यानी घूम फिर के किसान को डिमोरलाइज करना, उसको हतोत्साहित करना कि मत कर, यही रासायनिक खेती तेरे लिए अच्छी है। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर कट कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या है। तो प्राकृतिक खेती का उद्देश्य हम जाने उसके पहले मैं ये जानूं कि प्राकृतिक खेती क्यों करनी। मैंने एक शब्द बोला था, आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने जा रहे हो, आप खाना खाने जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, बिटिया की शादी करने जा रहे हो, कपड़े सिलाने जा रहे हो, तो पहले ये पूछो कि ये काम मैं क्यों करने जा रहा हूँ। क्यों का उत्तर अगर सेटिस्फाइड मिल जाए तो आप वो काम करिए, नहीं तो मत करिए। तो प्राकृतिक खेती क्यों करनी है? तो आपने जो देखा अभी आपकी फसलों की उत्पादन लागत आसमान छू रही है। 100 रुपया पैदा करने के लिए 70 रुपये बाजार में खर्च करने पड़ते, यानी कि उत्पादन लागत घटाना है। अभी उत्पादन लागत केमिकल फार्मिंग में, मैकेनाइज्ड फार्मिंग में मेरी उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। तो प्राकृतिक खेती के पीछे का उद्देश्य क्या है कि मुझे अपने फसलों की उत्पादन लागत को घटाना है, पहला। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि देश में हर फसल की प्रोडक्टिविटी स्थिर हो गई है। अब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, या तो वहीं ठहराव है या कहीं कहीं गिर रहा है। तो हमें उत्पादन बढ़ाना है। जो ठहराव आ गया उसको ठहराव नहीं देखना, हमें उत्पादन बढ़ाना है। तीसरी चीज़ है कि भोजन की गुणवत्ता। आज भोजन में स्वाद नहीं है और पौष्टिकता नहीं है। तो हमें भोजन जो मैं खा रहा हूँ उसमें स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाना है। अगला क्या है कि ये केमिकल फार्मिंग से जो पैदा हुई उपज, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट है, जिसके कारण मनुष्य में अनेक बीमारियां आ रही हैं। तो बीमारियों से बचना भी है। अगला क्या है, पांचवा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ज़मीन में खेती कर रहा हूँ वो ज़मीन बंजर होने की कगार पर है। तो हम आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधन और बायोडाइवर्सिटी का एक बेहतरीन स्वरूप प्रदान करके जाएं, ताकि मेरे बच्चे भी हंसते मुस्कुराते ज़मीन में बीज बोएं और उत्पादन ले सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद मेरे बच्चे उसी ज़मीन पर पैदावार ना ले पाए और भूख से, प्यास से तड़प तड़प के मर जाए। ये हमारे उद्देश्य है मोटा मोटा। कैसे करनी है? आप प्राकृतिक खेती करनी है तो कैसे करनी है? तो मैं सूत्र बताता हूं कि
खेती एक साइंस है, खेती एक दर्शन है, खेती एक आध्यात्म है। और विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो खेती का विषय कहाँ से शुरू होता है? खेत से। खेत में फसल बोने का नाम खेती है। बीज कहाँ बो रहे हैं? खेत में। लेकिन आज हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नेता सॉइल फर्टिलिटी की बात ही नहीं करता। खेती शुरू करते हैं लोग हाई क्वालिटी सीड से, बैलेंस फर्टिलाइजर से और फसल सुरक्षा से। और नकदी फसलें बोनी हैं तो बोरिंग से और नाना प्रकार के कृषि यंत्रों से। मिट्टी की कोई बात करता नहीं है, ना किसान सोचता है। बस सबको कागज का नोट दिखता है कि ये फसल बोऊंगा, ये डालूंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, और मिलता नहीं है। पिछले 50 सालों का अनुभव है हमारा और आपका कि किसान हर साल प्लान बनाता है कि इस साल मुझको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन होता कारण कि कभी फसल में बीमारियां, मतलब फंजीसाइड डालने के बावजूद भी बीमारी ख़त्म नहीं हुई, इंसेक्टिसाइड डालने के बावजूद भी कीड़ा नहीं ख़त्म हुआ, फसल का उत्पादन गिर गया तो बाजा बच ही गया। और सब कुछ ठीक रहा, फसल की पैदावार अच्छी हो गई, तो जब मंडी गए तो मंडी में उस फसल का भाव नहीं मिला। यानी दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो करना क्या है, कैसे करनी है? तो 2 चीज़ें लिखी हैं। पहली शर्त है कि भूमि की उर्वरता का सुधार कर, भूमि की उर्वरता को सुधार कर और फसलों का सही नियोजन करके। अभी देश में ज़्यादातर किसान मोनोकल्चर कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र है, गन्ना बोने वाले गन्ना बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, अंगूर बो रहे हैं, संतरा उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, धान कर रहे हैं। अब जिन फसलों का ट्रेंड करने का है उनकी बाजार में उपलब्धता ज़्यादा है। किसी भी वस्तु का मूल्य इस बात पर डिसाइड होता है कि बाजार में मांग पूर्ति कैसा है। हमें ज़रूरत, जैसे गेहूं का एग्जाम्पल दूं, धान का एग्जाम्पल दूं, आलू का एग्जाम्पल दूं, मेरे देश में गन्ने का एग्जाम्पल ले लो। हमारे देश को जितनी चीनी की, जितना गुड़ की, जितना गेहूं की, जितना धान की, जितना आलू की ज़रूरत है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा ये चीज़ें पैदा हो रही। तो मूल्य कैसे मिलेगा? और ज़्यादा पैदा करने के चक्कर में आपने यूरिया का इस्तेमाल, डीएपी का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा किया, तो लागत तो मैंने बढ़ा ली। और बाज़ार में गए तो जब मुझे फसल बिकी तो मैंने पाया कि बाप रे बाप, 70,000 रुपये खर्च करने के बाद 1 लाख की फसल हुई। तो ये खर्चे आपके कभी नहीं कम होंगे। खर्चे कम करने, मैंने उत्पादन लागत घटाना है, तो मतलब भूमि की उर्वरता सुधारना है। सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे अच्छा बना दिया जाए ताकि उर्वरकों की ज़रूरत ना पड़े। सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी स्ट्रांग कर दी जाए ताकि फसल में कोई बीमारी ना लगे। अपने खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी कितनी बेहतरीन कर दी जाए कि कोई फसल में कीड़ा ना लगे। और अपने पास खेती के साथ साथ कौन से पशु पाल लिए जाए कि खरपतवार जो अभी आपकी समस्या है वो समाधान बन जाए। क्योंकि 2 गायें, 2 भैंसें हैं, बकरियां हैं, तो आप 10-15 दिन खेत में जाएंगे, वो खरपतवार जो बीडीसाइड डाल के मारना चाह रहे थे उनको उखाड़ के लाएंगे और गाय, बकरी, भैंस को खिलाएंगे, तो एक समाधान हो गया। और नहीं तो अभी समस्या है। समस्याएं तो किसान के सामने बहुत हैं, लेकिन वो समस्याएं भी क्रिएट की गई हैं।
गांव में अब कहना नहीं चाहिए, वोट की राजनीति है। हर गरीब आदमी को लेटिन, पक्का मकान, 5 किलो राशन, बिटिया की शादी में पैसे, पढ़ाई में पैसे, स्कॉलरशिप। तो ये व्यक्ति काम क्यों करेगा? तो ये एक ऐसा व्यवस्था है कि सोची समझी साजिश है कि जब किसान के पास मजदूर नहीं मिलेंगे तो वो फिर कृषि यंत्र खरीदेगा। तो यहाँ कृषि यंत्रों का बिजनेस है। मैं परसों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि देश में सारा का सारा किसानों के साथ जो चल रहा है वो एक प्रायोजित एजेंडा है कि किसान, मैंने बोला भी, कोई भी व्यक्ति ज़मीन की फर्टिलिटी की बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि जब किसान की ज़मीन की फर्टिलिटी सुधर जाएगी तो फिर फर्टिलाइज़र के कारोबार बंद हो जाएंगे। जब खेत की बायोडाइवर्सिटी सुधर जाएगी, खेत में जीवामृत के जीवाणु हो जाएंगे तो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड बिकने बंद हो जाएंगे। ऐसा कोई चाहता? तो मैं अक्सर बोलता हूं कि सिस्टम नहीं चाहता कि किसान ऊपर उठे, लेकिन किसान भी नहीं चाहता कि मैं ऊपर उठूं। तो किसान को ऊपर उठना है। दर्द किसको है? किसान को। तो समाधान कौन ढूंढेगा? किसान। तकलीफ किसान को है तो तकलीफ का समाधान कौन खोजेगा? किसान। और समाधान क्या है? नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग में कहीं कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। जैसे अभी नेचुरल फार्मिंग में भी लोग ज़मीन की हेल्थ की कोई बात नहीं करते। कोई कहता है 2 किलो फिटकरी लो, पानी में घोलो, स्प्रे मार दो। 3 तोला हींग ले लो, 200 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे मार दो। 20 लीटर छाछ ले लो, 1 तांबे का सिक्का डाल दो, 15 दिन के बाद स्प्रे मार दो। अपने खेत की मिट्टी खोद लो, पानी में डुबो दो, छान करके छिड़क दो। यानी कि जादू टोना गुड्डे गुड़िया का खेल बता रहे हैं। सत्यता कोई बता नहीं रहा। मैं आपको खेती का सत्य बता रहा हूं कि अगर नेचुरल फार्मिंग करनी है तो क्या करना है। तो हमने यहां लिखा है भूमि। करना ये है, सिर्फ हमें 2 काम करने हैं। भूमि की उर्वरता को सुधारना है और फसलों का सही नियोजन करना है। मोनोकल्चर बंद करना है। और मैं कई बार बोलता हूं, धान और गेहूं की खेती, जैसे पूरा सिस्टम धान गेहूं की खेती पर, धान की वैरायटियां, गेहूं की वैरायटियां, धान की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, गेहूं का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, धान गेहूं पर उलझा है देश। हमारे आदरणीय मोदी जी बेशक कहते हैं श्री अन्न श्री अन्न श्री अन्न, लेकिन सिस्टम नहीं चाहता है कि श्री अन्न की ओर किसान जाए। हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, लेकिन दिल से नहीं चाहते। क्यों? धान गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जो 330 मिलियन टन का खिताब के लिए पीठ थपथपाए जा रहे हैं ना, जिस दिन धान गेहूं का रकबा कम हुआ और श्री अन्न शुरू हुआ तो 330 मिलियन टन का उत्पादन गिर के 250 मिलियन टन आ जाएगा। तो फिर इन लोगों को गाली दी जाएगी। फिर नेताजी पूछेंगे क्या हुआ मिस्टर, काहे के लेते हो 3 लाख रुपए, ये क्या कर दिया? तो बहुत सरल सी प्रक्रिया है, धान गेहूं में उलझाए रखो। और धान गेहूं का किसान कभी रईस नहीं बन सकता। धान गेहूं ने देश के पूरे सिस्टम को खराब किया, जमीन को बंजर बनाया। धान गेहूं ने भूगर्भ जल स्तर जो नीचे 700 फुट या 300 फुट पहुंचा, उसके पीछे की हिस्ट्री है धान गेहूं की खेती। लोग जो बीमार हैं उसके पीछे है धान गेहूं की खेती। पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन कम हुआ है उसके पीछे है धान गेहूं की खेती। जब हमारे पशु ज्वार बाजरा मक्का की कड़वी खाते थे तो 14 लीटर भैंसिया दूध देती थी, और जब से ये पुआल और भूसा खाना शुरू हुआ तो 7-8 लीटर से भैंस कोई ज़्यादा दूध देती नहीं है एवरेज में।
और जब से ये गेहूं की रोटी आई, आधा देश कॉन्स्टिपेशन का मरीज है। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा लेटिन में बैठते हैं लोग। और जब ज्वार बाजरा मेरे भोजन का हिस्सा था तो यूं गए और यूं आए। बात समझ रहे ना? तो हमें करना क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी को सुधारना है। जैसे मैंने लिखा है, कैसे करनी है? भूमि की उर्वरता को सुधार कर और फसलों का सही नियोजन करके। अगला है इसमें निवेश क्या क्या चाहिए। तो यहां मैं कहता हूं कि आपको कोई निवेश नहीं चाहिए, आपको केवल 2 निवेश चाहिए। श्रम करने की आदत डाल दो और अपने दिमाग से काम लो। बाजार से 1 रुपए का भी पदार्थ प्राकृतिक खेती में नहीं चाहिए। केवल क्या कि अपने खेत के थोड़ा सा पसीना बहाना सीख लो और अपने दिमाग से खेती करो। सोशल मीडिया से खेती बिल्कुल मत करो, ठीक है ना? तो कहते हैं एक है सादे सब सदे, सब सादे सब। हमें क्या करना है? धरती माता, सॉइल, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉइल, हिंदी में बोलते हैं जमीन, कुछ लोग बोलते हैं जमीन, कुछ लोग इसको बोलते हैं भूमि, कुछ लोग बोलते हैं धरती माँ। सबसे अच्छा शब्द यही है, धरती माँ। जब जमीन बोलते हैं तो मेरी संवेदनाएं कमज़ोर हैं, सॉइल में तो बिल्कुल संवेदनाएं नहीं हैं। लेकिन जैसे मैं धरती माँ बोलता हूँ तो एक थोड़ा सा लगता है, एहसास आता है, माँ। क्या? माँ। माँ ही पालती आई है। लाखों करोड़ों सालों से इस मनुष्य को, पूरे जीव जगत को इसी माँ ने पाला है। यही माँ अब भी पाल रही है और यही माँ कल को पालेगी। लेकिन आज जो खेती का तौर तरीका है उसके कारण ये माँ मरने की कगार पर है। जैसे इस धरती माता में मिनिमम से मिनिमम 1% ह्यूमस, जिसको अंग्रेजी में जीवांश कार्बन कहते हैं, कम से कम 1% ह्यूमस होना चाहिए। ये 17वीं शताब्दी में था, तभी भारत सोने की चिड़िया था। जब हम आज़ाद हुए तो 1950-60 के दशक में हमारे देश की ज़मीनों में ये ह्यूमस की मात्रा 0.6% थी। तभी आप देख लेना, आज के 50, 55, 60 साल पहले रबी के सीजन में पूरे देश में कहीं बोरिंग नहीं थी और पूरे देश की ज़मीनें बोई जाती थीं। चना, मटर, मसूर, राई, अलसी और जौ। ना पलेवा करनी पड़ती थी और ना सिंचाई के लिए पानी लगाना पड़ता था, ना यूरिया DAP डालनी पड़ती थी और ना कोई बीमारी लगती थी और फसल हमारी हो जाती थी। कारण ये है कि हमारी ज़मीनों में जीवांश कार्बन या ह्यूमस की मात्रा कितनी थी? इतनी थी। आज 2026 चल रहा है, अब ये जीवांश कार्बन की मात्रा हो गई 0.3%। यहाँ ये जीवांश था, जीवांश कार्बन था, यहाँ भी जीवांश कार्बन था, यहाँ अब ये जीवांश कार्बन नहीं है, केवल क्या है? कार्बन है। कागज में जांच में लिखा जरूर जाता है जीवांश कार्बन, लेकिन 0.3% केवल कार्बन है, जीवांश उसमें नहीं है। क्योंकि जीवांश का जो विज्ञान है मरे हुए जीवों का अंश, और जब हमने 30 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल पहले पेस्टिसाइड डाल करके खेतों के सारे जीव और जीवाणु खत्म कर दिए, तो वह जब वहाँ जीव जीवाणु है ही नहीं तो मरेंगे क्या? तो जीवांश आया कहाँ से? इसीलिए जब ये हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा 70% कम हो गई
तो 70% लागत। जब जीवांश कार्बन की मात्रा 70% कम हो गई तो भोजन का स्वाद 70% कम हो गया। जब जीवांश कार्बन की मात्रा 70% कम हो गई तो भोजन की पौष्टिकता 70%। इसीलिए हर व्यक्ति सप्लीमेंट्री फूड खा रहा है। कोई कैल्शियम की गोली, कोई मैग्नीशियम की गोली, कोई सल्फर की गोली, कोई आयरन की गोली, कोई जिंक की गोली। बाजार में जो मेडिकल स्टोर हैं उसमें 90% जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ नहीं हैं एक्चुअली, वो सब सप्लीमेंट्री फूड हैं। दवाइयों के नाम पर तो केवल 4, 5, 6 दवाइयाँ हैं। पेन किलर, नींद की गोली, एंटीबायोटिक, बकाया सब के सब सप्लीमेंट्री फूड हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरी इस सॉइल में या इस धरती माता में जो 1% ह्यूमस होना चाहिए, अगर वो है तो इस ह्यूमस में सारे पोषक तत्व हैं, तो फिर न पशु को पोषक तत्व चाहिए, न फसल को पोषक तत्व चाहिए, न इंसान को सप्लीमेंट्री फूड चाहिए। लेकिन जब ये ज़मीन बिगड़ती है, जब यहाँ से कहानी शुरू होती, इंसान के चेहरे में हंसी गायब होना, उसके जीवन में दुख आना, उसके जीवन में बीमारियां आना, ये सब प्रारंभ होता है ज़मीन से। लेकिन ज़मीन का इलाज कोई। अब आपकी फसल में बीमारी लगती है, क्या आपकी फसल में बीमारी लगती है तो आप चले जाते हो फंजीसाइड खरीदने, और फंजीसाइड डाल के सोचते हो कि माँ अब बीमारी मैं ठीक कर दूंगा। समझना बात को। कोई भी व्यक्ति देश का ये नहीं सोचता कि मेरे किसान भाइयों को फसल जब बोता है तो उर्वरकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं क्यों का उत्तर मैंने लिखा था, प्राकृतिक खेती क्यों करनी है, उर्वरकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मुझे पता होता उर्वरकों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा कम हो गई है, तो मैं ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन नहीं साहब, धंधा चलाना है ना, ठीक है चलने दो। फसलों में बीमारियां लगती हैं। हमने पूछा कि भाई फसलों में बीमारियां क्यों लगती हैं, तो उसका उत्तर मिला कि निगेटिव पैथोजन जो बीमारी फैलाने वाले हैं वो जिंदा हैं, लेकिन उन निगेटिव पैथोजन को जो कंट्रोल बना के रखता था पॉजिटिव पैथोजन वो नहीं है। तो सीधा सीधा जीवामृत डाल करके हमने ज़मीन में पॉजिटिव पैथोजन वापस कर दिए। अब मुझे बीमारी नहीं लगेगी फसल। कीड़ा क्यों लगता? कीड़ा को खाने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ मेरे एटमॉस्फियर से गायब हो गई। अगर चिड़ियाँ हैं तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो एक पूरा प्री प्लान है जिसमें सब लोग शामिल, अब तो किसान भी शामिल है। प्रारंभ में तो चंद लोग थे, अब मेरा किसान भी उसी में शामिल है कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, रोटावेटर, कल्टीवेटर, 300 फुट नीचे का पानी, गन्ना बोना, आलू बोना, कपास बोना, धान बोना, गेहूं बोना है, 4 लाख रुपए की आमदनी करनी है। लेकिन हुई क्योंकि सारा पैसा आपका बाजार जा रहा है। तो हम नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, सिंपल सी भी बात है कि हमको ज़मीन में क्या करना है, ह्यूमस बढ़ाना है। क्या? ह्यूमस। अब ह्यूमस शब्द क्या है? आज की तारीख में इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश। देखा, 2 शब्द हैं, जीवांश प्लस कार्बन। इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और मैं नेचुरल फार्मिंग में किसान से केवल ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी धरती में जीवांश कार्बन बढ़ाने की विधा को सीख गए, जीवांश कार्बन की महत्ता को सीख गए, तो फिर आप विजेता किसान बन जाओगे। फिर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी,
आप कर्ज में नहीं डूबोगे, आपकी खेती की पैदावार बढ़ जाएगी, लागत खत्म हो जाएगी। कैसे? जरा सी बात है, बाजार जाना ही नहीं। कार्बन आता है मित्र कार्बनिक पदार्थ से। ये कार्बन कहाँ से बनेगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है पशुओं का मलमूत्र, आपका मलमूत्र, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां और खेत में उगे हुए खरपतवार, ये कार्बनिक पदार्थ। जब ये कार्बनिक पदार्थ, सूखा कार्बनिक पदार्थ 40, 50, 55 दिन तक नमी के टच में रहता है तो फिर ये बनता है कार्बन। कार्बनिक पदार्थ जब नमी के टच में रहेगा, मिट्टी के संपर्क में रहेगा, मिट्टी में थोड़ी सी नमी होगी तो फिर ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता अपने आप। जब ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तब इसमें जो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव कभी कार्बनिक पदार्थ को नहीं खा सकते क्योंकि इनके मुंह नहीं होता। ये सूक्ष्म जीव इस कार्बन को खाते हैं। कब खाते हैं? जब कार्बन में नमी होती है। और कार्बन में नमी होती है क्योंकि कार्बन अपनी क्षमता का, अपने वजन से 3 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नमी है तो फिर वो कार्बन बोलता है। कार्बन क्या? शुगर है। कार्बन क्या है? कार्बोहाइड्रेट से कार्बन बना, और कार्बन चीनी का स्वरूप है। तो जब पानी के टच में रहता है तो वो शुगर नैनो फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये सूक्ष्म जीव उसको लेते हैं। अब ये जीव, इनकी लाइफ 10, 12, 15 घंटा है, तो मल्टीप्लाई भी तेज़ी के साथ होते हैं, मरते भी तेज़ी की। तो जब ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो उसको मरे हुए जीवों को, अंश को कहते हैं जीवांश। अब मूल रूप से किसी भी वनस्पति, चाहे धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, कपास हो, खरपतवार हो, पपीता हो, केला हो, हर वनस्पति का जो मूल भोजन है वो क्या है? जीवांश। क्या है? इस जीवांश में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इस जीवांश में 17 के 17 पोषक तत्व हैं। जब फसलों को ये मिलेगा जीवांश, तो फसलों की जो उपज होगी उसकी गुणवत्ता, यानी कि उसका टेस्ट और उसकी पौष्टिकता दोनों सुधर जाएंगे। अभी जीवांश है नहीं, यूरिया डीएपी के प्रभाव से मैं कुछ फसल पैदा तो कर लेता हूँ, इसीलिए उसमें स्वाद नहीं है, उसमें जिंक नहीं, सल्फर नहीं, कॉपर नहीं, आयरन नहीं, मैग्नीज नहीं, कुछ नहीं। फिर आप होते हैं बीमार, फिर डॉक्टर भी लूटता है आपको। अभी एग्रीकल्चर के रसायन, पेस्टिसाइड बेचने वाले लूटे, फिर उल्टा सीधा भूसा और चारे में भी रेजिडुअल इफेक्ट है, आपकी गैया भैंसिया बीमार हुई तो वेटनरी डॉक्टर ने लूटा, और फिर आप भी बीमार हुए तो आपको एक चिकित्सक ने लूटा। तो किसान पैदा ही हुआ है लूटने के लिए। किसान कहता है मुझे कोई चाहे जितना लूट ले, मैं उफ नहीं करूंगा। और ना लूटें, अगर इस बात का एहसास हो जाए किसान को, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि ज्ञान, खेती का ज्ञान, मैंने बोला कई बार, रोज बोलता हूं, जहां ज्ञान है वहां कोई समस्या, जहां ज्ञान है वहां दुनिया में जहां भी ज्ञान होगा वहां भगवान कसम किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि एक समस्या भी जन्म ले जाए। लेकिन जहां अज्ञान है वहां अनंत समस्याएं आएंगी, और उन अनंत समस्याओं में किसी एक भी समस्या का समाधान बाजार के पास, नेताओं के पास, वैज्ञानिकों के पास, स्वयंसेवी संस्थाओं के पास नहीं है। गुरुओं के पास, धर्म गुरुओं के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, आज किसी भी व्यक्ति के पास इंसान की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अब आजकल तो आपदा में अवसर,
एक व्यक्ति बीमार है, उसके परिवार में कलह है, तो उसको किसी ने बताया है कि उस ज्योतिषी के यहाँ चले जाओ, वो कुछ बताएगा। उस तांत्रिक के यहाँ चले जाओ, वो कुछ उपाय बताएगा। उस महात्मा के यहाँ चले जाओ, उसके पास जरूर इस समस्या का समाधान होगा। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ मित्र, समस्या का समाधान हमारे इर्द गिर्द होता है। अगर मुझे कोई विनोद कुमार सचान को कोई व्यक्तिगत शारीरिक समस्या है तो मैं बता दूं, हमारी शारीरिक समस्या का समाधान डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास ज़रूर है। अगर मैंने अपना खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार विचार चेंज कर लिए तो मेरी कल समस्या रफू चक्कर हो जाए। आपके खेत में फसलों की कोई समस्या है, उसका समाधान आपका खेत है। खेत की मेड़ है, मेड़ पर पेड़ है, खेत में ह्यूमस की मात्रा है, फसलों के बोने का सही नियोजन मुझे पता है, सूरज की रोशनी बेकार नहीं जाने देता हूँ, आप जीत गए। आपके परिवार में कोई समस्या है तो उसका समाधान परिवार के अंदर खोजिए। मोहल्ले में अगर परिवार की समस्या का समाधान खोजोगे तो लोग हंसेंगे, तफरी लेंगे और समस्या को उलझा देंगे। आप खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करने आए हैं, तो मैंने क्या बोला कि बाजार में मत जाना। आप यहाँ से कुछ सीख के जा सकते हैं, जाएं, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। बाजार में किसी भी व्यक्ति से मत पूछें कि यार इतना किया फिर भी ये बीमारी आ गई, क्योंकि फटाक से कह देगा क्या कि फलाना फंजीसाइड डालो। भाई साहब मैं बता दूं, चूतिया चक्कर में मत फंसो। तुमने कहा हम विनोद कुमार सचान के पास गए थे, बोले विनोद कुमार सचान वो झांसी वाला? तुमने कहा हाँ। अरे वो तो 100% पागल आदमी है। और भाई साहब मैं बताऊं आपको ईमानदारी की बात, तुम भी आधे सिर्री तो पहले ही से थे। तुम झांसी जाकर के पूरे सिर्री हो गए, तो आपको लगेगा हाँ यार दुनिया में सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा जैसा सचान बोलता है ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरी दुनिया तो पागल हो नहीं सकती, सचान पागल है। तो यहाँ जो आए 4 दिन रहे, 4 दिन खाए पिए, 4 दिन हमसे सीखे, मैंने प्रयास किया, वो सब डिलीट मर जाएगा। ठीक है ना? तो प्राकृतिक खेती स्वतः करनी। और प्राकृतिक खेती मैंने बताया कि ज़मीन से शुरू होगी और ज़मीन में बढ़ाना हमको क्या, ह्यूमस, और कहीं नहीं जाना। ह्यूमस के लिए मैंने बताया जो खेत से प्राप्त होता है। खेत से 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक अनाज, एक अवशेष। फल अवशेष, सब्जी अवशेष, खरपतवारों का अवशेष। ये जब धरती बनी है तो खरपतवार पहले आए। जैसे नेचुरल फार्मिंग का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं प्रे करता हूँ कि धरती पर जितनी भी तेरी रचनाएं हैं सभी रचनाएं सुखी रहें और निरोगी रहें। लेकिन आधुनिक कृषि में क्या है साहब, खरपतवार बहुत होता है, इसका साफ उपाय बताओ। हमने कहा भाई नेचुरल फार्मिंग में तो कोई उपाय नहीं है, केवल जो फसल के ऊपर आ जाए वो डेंजरस है, उनको उखाड़ के वहीं डाल दो, कार्बन मिल जाएगा, नीचे जो है बने रहने दो। तो इतना ठोंक के भर दिया दिमाग में लोगों ने, अरे खरपतवार मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इनको मारो। तो ले गए बीडीसाइड डालने। जिस व्यक्ति ने खरपतवार मारा वो प्रकृति का, भगवान का, परमात्मा का, खुद का दुश्मन है। जिस व्यक्ति ने किसी कीड़े को मारा वो प्रकृति का, भगवान का, परमात्मा का, स्वयं का दुश्मन है। नेचुरल फार्मिंग में सब जीवों को जीने का अधिकार है। मेरे बाबा लोग कहते थे राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट।
और अभी 50-60 साल पहले तक मेरे पिताजी लोग कहा करते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आधुनिक युग के लोग कहते हैं ये धरती मेरे बाप की है, पानी मेरे बाप का है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँगा करूँगा, जिसको रहने दूंगा रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा तो नहीं रहने। ये कौन होता है चूहा, ये कौन होती है नीलगाय, ये कौन होता है सुअर जो मेरे खेत में घुस जाता है, ये चींटी खेत में कैसे चली गई, इल्ली खेत में कैसे चली गई, मैं इसको मार डाल। तो फिर यहाँ एक प्रश्न आता है, परमात्मा से पूछिए, भगवान से पूछिए, प्रकृति से पूछिए, अल्लाह से पूछिए कि हे अल्लाह, हे भगवान, तुझे रत्ती भर अकल नहीं थी, तूने साले ये बनाया मेरा दुश्मन। अगर हिम्मत किसी माई के लाल की हो तो ऐसा बोल के दिखाए, तो हवा खिसकती है आपकी कि भगवान के बारे में ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो फिर उसकी व्यवस्था को आत्मसात करिए, स्वीकार करिए कि यस, ये भगवान की माया है, हमको सबके साथ मिलकर के जीना है। धरती पर रहने वाली प्रत्येक इकाई के साथ परस्परता में मिलकर के जीने का नाम ही जिंदगी है। और कहा गया है जीवन है ही जीव और वन, लिखा रहता ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जल निगम वाले क्या लिखते हैं, जल है तो कल है, लेकिन वही जल बर्बाद कर। जो फॉरेस्ट वाले लिखते हैं कि जीवन है ही जीवन, वही जीवन को मरवा रहे। रियलिटी यही है, हमारा जीवन बिना वनस्पतियों के, बिना खरपतवारों के, बिना वृक्षों के और बिना जीव जंतुओं के चल नहीं सकता। और जब तक ये बात मुझे पता थी, इसको मैं अपनाता था, तब तक मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, तब तक समाज में खूबसूरती थी, सामाजिक समरसता थी, गांव आबाद थे, कहीं कोई पलायन नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई किसान कर्ज में नहीं था। तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राकृतिक खेती एक्चुअली संस्कृति है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। प्राकृतिक खेती मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए गए व्यवस्था के नियम कायदे कानून का अनुपालन करना ही प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति है, नेचुरल फार्मिंग में नेचर है। नेचर को या प्रकृति को खूबसूरत बनाने का नाम प्राकृतिक खेती है। और ये तब संभव है जब मेरे दिमाग से कागज़ के नोट का नशा बाहर निकल जाएगा। ज्ञान है वहाँ लक्ष्मी जरूर है। ज्ञान जहाँ होगा वहाँ पैसा भी होगा और आनंद भी होगा। और जहाँ ज्ञान नहीं होगा और लक्ष्मी कलेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो आपको दारू के अड्डे में, वेश्यालय में लेके जाके खड़ा कर देगी। इसलिए ज्ञानी बनिए। नमस्कार।